नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे तकनीकी विषय में गोता लगा रहे हैं जो डेटा की दुनिया में काम करने वाले कई लोगों के लिए रोजमर्रा की एक चुनौती हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं बेसिकली डेटा के अलग अलग घरों के बीच एक तरह का पुल बनाने की। हाँ, सोचिए आपका जरूरी डेटा एक सॉफ्टवेयर में है ना, Right. पर आपको विश्लेषण के लिए उसे किसी दूसरे में ले जाना है। एग्जैक्टली और आज का हमारा फोकस है ऐसे एस डेटा सेट को पाइथन में लाना, खासतौर पर पांडास डेटा फ्रेम के रूप में। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, कुछ तकनीकी नोट्स हैं, कोड उदाहरण हैं, वो दिखाते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है एक खास पाइथन लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके। हाँ, तो आज की हमारी चर्चा का लक्ष्य बेसिकली यही समझना है कि इस पूरी प्रक्रिया को कैसे अंजाम दिया जाए। SAS, जो कि मतलब आंकड़ों के विश्लेषण का एक बहुत मजबूत और काफी पुराना खिलाड़ी है, बिल्कुल। उसके डेटा को पाइथन के ज्यादा लचीले और कह सकते हैं शक्तिशाली माहौल में कैसे इस्तेमाल करें। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं, समझते हैं। हाँ, सबसे पहले तो यही समझते हैं कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है। मेरा मतलब है SAS तो अपने आप में काफी सक्षम है ना? हाँ है तो। कई दशकों से इंडस्ट्री में इस्तेमाल हुआ है, खासकर फाइनेंस, फार्मा, हाँ। इन सब क्षेत्रों में। तो फिर डेटा को पाइथन में लाने की ये जद्दोजहद क्यों? देखिए, सवाल बहुत वाजिब है। SAS की अपनी जगह है, इसमें कोई शक नहीं, और वो कहीं नहीं जा रहा। लेकिन पिछले आप कह लीजिए एक दशक में या उससे भी ज्यादा पाइथन ने डेटा साइंस की दुनिया में एक तूफान सा ला दिया है। अच्छा। हाँ, और इसकी मुख्य वजह है, एक तो ये ओपन सोर्स है। हाँ, ये तो बड़ा पॉइंट है। मतलब इस्तेमाल करने के लिए मुफ्त है। और दूसरी बात, इसकी एक बहुत बड़ी, बहुत सक्रिय कम्युनिटी है जो लगातार नई लाइब्रेरीज और टूल्स बनाती रहती है। अच्छा, मतलब पाइथन सिर्फ एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं रह गया, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल, एक पूरा इकोसिस्टम। मशीन लर्निंग हो, AI हो, बहुत बड़े डेटा सेट का विश्लेषण करना हो या फिर शानदार विजुअलाइजेशन बनाने हो, इन सब कामों के लिए पाइथन में बेहतरीन लाइब्रेरीज मौजूद है। तो कई बार ऐसा होता है कि डेटा भले ही SAS में बना हो या वहां रखा हो, लेकिन जो एनालिस्ट हैं या डेटा साइंटिस्ट हैं, वो उसे आगे के विश्लेषण के लिए पाइथन में लाना चाहते हैं, ताकि वो इन नए आधुनिक टूल्स का फायदा उठा सकें। एग्जैक्टली, ताकि वो इन एडवांस तकनीकों का इस्तेमाल कर सकें जो शायद SAS में उतनी आसानी से उपलब्ध ना हो या जिसके लिए पाइथन ज्यादा जाना जाता है। तो ये सुविधा और लचीलेपन की बात है ज्यादातर, कि आप जिस टूल में सबसे ज्यादा सहज हैं या जो आपके खास काम के लिए सबसे अच्छा है, आप उसे इस्तेमाल कर सकें। हाँ, भले ही डेटा कहीं और से आया हो। हाँ, ये एक बड़ा कारण है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार टीमों के बीच सहयोग, कोलैबोरेशन की जरूरत होती है। अच्छा। हो सकता है एक टीम पारंपरिक रूप से SAS इस्तेमाल करती आई हो, लेकिन दूसरी टीम, मान लीजिए जो मशीन लर्निंग पे काम कर रही है, वो पूरी तरह से पाइथन पर निर्भर हो। ये तो होता है अक्सर। हाँ, तो ऐसे में डेटा को आसानी से इधर उधर ले जाने की क्षमता वो बहुत जरूरी हो जाती है। वरना क्या होता है, डेटा अलग अलग टीमों में फंसा रह जाता है, जिसे हम कहते हैं डेटा साइलो। डेटा साइलो, हाँ सुना है ये टर्म। जैसे डेटा अलग अलग कमरों में बंद हो और उनके बीच कोई दरवाजा ना हो। बिल्कुल वही। तो ये रूपांतरण क्षमता उन दरवाजों को खोलने जैसा है। समझ गया। तो ये डेटा साइलो को तोड़ने जैसा है, ताकि जानकारी का प्रवाह बना रहे, रुके नहीं। चलिए बातें हैं समाधान पर। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस काम के लिए एक खास पाइथन लाइब्रेरी है, SAS7BDAT। सही कहा? जी हाँ, SAS7BDAT। पाइथन की खूबसूरती यही है कि ऐसे कई खास कामों के लिए अक्सर आपको डेडिकेटेड लाइब्रेरीज मिल जाती हैं। SAS7BDAT लाइब्रेरी खास तौर पर SAS की जो .SAS7BDAT फाइल्स होती हैं। अच्छा, ये एक्सटेंशन है फाइल का? हाँ, ये SAS का स्टैंडर्ड डेटा सेट फाइल फॉर्मेट है। तो ये लाइब्रेरी खास इसी फॉर्मेट को पढ़ने के लिए बनाई गई है। ये उस फाइल के अंदर के स्ट्रक्चर को, डेटा को समझकर उसे पाइथन के लिए तैयार कर देती है। तो अगर किसी को ये इस्तेमाल करना है तो शुरुआत कैसे होगी? मतलब क्या ये पाइथन के साथ पहले से आता है या? नहीं, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का हिस्सा नहीं है। ये एक बाहरी लाइब्रेरी है, तो इसे अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल कैसे? पाइथन में पैकेज मैनेज करने के लिए एक बहुत कॉमन टूल है, पिप। हाँ, पिप। आपको बस अपने कमांड लाइन या टर्मिनल में एक सिंपल सा कमांड चलाना होता है, पिप इंस्टॉल SAS7BDAT, बस। अच्छा, पिप इंस्टॉल SAS7BDAT। हाँ, ये कमांड इंटरनेट से लाइब्रेरी ढूंढेगा और आपके पाइथन एनवायरनमेंट में इंस्टॉल कर देगा।
ये पाइथन की दुनिया में मतलब बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है किसी भी बाहरी पैकेज को इंस्टॉल करने का। ठीक है, तो मान लीजिए इंस्टॉल हो गया, अब फिर असली काम शुरू होता है, कोड लिखने का। स्रोत में एक छोटा सा कोड का टुकड़ा दिया गया है, चलिए उसे देखते हैं। मतलब रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है? बिल्कुल, कोड देखने में शायद पहली बार थोड़ा सा तकनीकी लगे, पर इसके जो मुख्य हिस्से हैं वो काफी सीधे हैं। हम इसे कुछ बड़े स्टेप्स में बांट सकते हैं। जैसे? सबसे पहले तो हमें अपने जरूरी औजार यानी जो लाइब्रेरीज चाहिए उन्हें इंपोर्ट करना होता है अपने कोड में। जैसे कि वो पहली लाइन होती है अक्सर, इंपोर्ट pandas एज पीडी। ये क्यों जरूरी है? pandas क्या है? हाँ, पांडास जैसा मैंने कहा, पाइथन में डेटा के साथ काम करने के लिए शायद सबसे जरूरी लाइब्रेरी है। ये हमें डेटा फ्रेम नाम का एक स्ट्रक्चर देती है। डेटा फ्रेम मतलब टेबल जैसा? और वो जो एज पीडी लिखते हैं वो बस एक छोटा नाम है ताकि कोड में बार बार पैंडास न लिखना पड़े। एक कन्वेंशन है बस। ठीक है, और pandas के साथ ही हमें वो SAS फाइल पढ़ने वाली लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करनी होगी, है ना? सही, अगली लाइन वही करती है, फ्रॉम SAS 7bdat import SAS 7bdat। अच्छा, ये उस SAS 7bdat लाइब्रेरी से जिसे हमने इंस्टॉल किया था, SAS 7bdat नाम की खास क्षमता या कह लीजिए क्लास को हमारे कोड में उपलब्ध कराती है। यही क्लास असल में SAS फाइल को पढ़ने और समझने का काम करेगी। तो हमने अपने औजार, अपने टूल्स तैयार कर लिए, pandas आ गया, SAS रीडर आ गया। अब हमें कंप्यूटर को बताना होगा कि कौन सी SAS फाइल पढ़नी है, कहाँ रखी है वो। बिल्कुल, कोड में एक लाइन होती है जहां फाइल का नाम या उसका पूरा रास्ता, जिसे पाथ कहते हैं, दिया जाता है। जैसे स्रोत में लिखा है, SAS फाइल पाथ इज इक्वल टू योर डेटासेट डॉट SAS 7bdat। जाहिर है यहाँ योर डेटासेट डॉट SSB डेटा की जगह आपको अपनी असली फाइल का नाम और लोकेशन देनी होगी। ये कंप्यूटर को बताना जरूरी है कि फाइल मिलेगी कहाँ। ठीक है, फाइल का पता बता दिया। अब स्रोत कोड में एक विथ स्टेटमेंट का जिक्र है, विथ SA7bdat SAS फाइल पाथ एज फाइल। ये विथ क्या चीज है? ये थोड़ा अलग सा दिखता है। हाँ, ये पाइथन में फाइलों के साथ काम करने का एक बहुत ही कह सकते हैं सुरक्षित और एलिगेंट तरीका है। इसे कॉन्टेक्स्ट मैनेजर कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट मैनेजर? हाँ, आप इसे ऐसे समझ सकती हैं कि ये आपके लिए फाइल का दरवाजा खोलता है और सबसे जरूरी बात, जब आपका काम खत्म हो जाता है तो उसे अपने आप बंद भी कर देता है। अच्छा। हाँ, चाहे काम ठीक से पूरा हुआ हो या बीच में कोई एरर आ गया हो, ये फाइल को बंद करना सुनिश्चित करता है। इससे क्या होता है कि फाइल के खराब होने या मेमोरी लीक होने जैसी दिक्कतों से बचाव होता है। ओके, तो ये फाइल मैनेजमेंट को आसान और सेफ बनाता है। बिल्कुल। तो ये लाइन SAS फाइल को सुरक्षित तरीके से खोलती है और उसे फाइल नाम के एक वेरिएबल में डाल देती है ताकि हम आगे उस पर काम कर सकें। अच्छा, तो ये एक तरह का सेफ्टी नेट है फाइल हैंडलिंग के लिए। बढ़िया है। अब आता है वो स्टेप जहां असल जादू होता है, जहां डेटा का रूप बदलता है। स्रोत में लिखा है df इज इक्वल्स टू फाइल डॉट टू डेटा फ्रेम। एकदम सही, यही वो लाइन है जहां वो रूपांतरण, वो कन्वर्जन का मुख्य काम होता है। हमने जो फाइल वेरिएबल बनाया था, हाँ, जिसमें खुली हुई SAS फाइल है, हाँ, उस पर हम टू डेटा फ्रेम नाम का एक फंक्शन या मेथड चला रहे हैं। ये मेथड SAS फाइल के अंदर के सारे डेटा को पढ़ता है, समझता है और उसे एक चमचमाते नए pandas डेटा फ्रेम में बदल देता है। वाह। और इस नए बने डेटा फ्रेम को हम df नाम के एक वेरिएबल में सहेज लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। बस इतना ही? मतलब एक लाइन से SAS फाइल pandas डेटा फ्रेम बन गई। ये सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है। हाँ, इस लाइब्रेरी की मदद से ये काम इतना ही आसान बना दिया गया है। पर्दे के पीछे बेशक ये लाइब्रेरी काफी कुछ करती है, फाइल के बाइनरी स्ट्रक्चर को समझना, डेटा टाइप्स को सही से मैप करना वगैरह वगैरह। लेकिन यूजर के लिए हाँ, बस ये एक कमांड काफी है। कमाल है, वाकई। और फिर कोड के आखिर में आमतौर पर प्रिंट df.head जैसी लाइन होती है। इसका क्या मतलब है? ये क्यों करते हैं? ये बस एक त्वरित जांच है, क्विक चेक। df.head कमांड हमारे नए बने डेटा फ्रेम df की पहली कुछ पंक्तियां, आमतौर पर 5, स्क्रीन पर दिखा देता है। अच्छा, सिर्फ ऊपर की 5 लाइनें? हाँ, डिफॉल्ट रूप से 5। इससे हमें एक अंदाजा लग जाता है कि डेटा सही से लोड हुआ है या नहीं, कॉलम के नाम ठीक दिख रहे हैं, वैल्यूज कुछ सेंस बना रही हैं, सब कुछ वैसा है जैसा हम उम्मीद कर रहे थे। हाँ, ये बस कंफर्म करने का एक आसान तरीका है कि हाँ भाई, रूपांतरण सफल रहा। तो अगर मैं इसको समेटूं, जो हमने अभी देखा, जी। लाइब्रेरी इंस्टॉल करो,
पिप इंस्टॉल SAS7dat। फिर कोड में ज़रूरी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करो पांडाज और वो SAS7B डेट क्लास। हाँ फिर फाइल का रास्ता बताओ। सही। विद स्टेटमेंट से फाइल को सुरक्षित तरीके से खोलो। बिल्कुल। फिर वो मैजिक कमांड चलाओ .to डेटा फ्रेम बनाने के लिए। हाँ। और आखिर में df.head से एक नज़र देख लो कि सब ठीक है। परफेक्ट, यही है पूरी प्रक्रिया। सुनने में तो ये वाकई काफ़ी सुलभ लगता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें शायद SAS से पाइथन में डेटा लाने के पुराने शायद ज़्यादा जटिल तरीकों से जूझना पड़ा हो पहले। हाँ, निश्चित रूप से यह प्रक्रिया काफ़ी स्ट्रीमलाइंड और कारगर है। अब ये ज़रूर है कि बहुत बड़ी फाइलों के साथ, मतलब कई गीगाबाइट की फाइलों या बहुत ही खास किस्म के SAS डेटा टाइप्स के साथ शायद कुछ परफॉर्मेंस की बातें या दूसरी बारीकियां हो सकती हैं। अच्छा, जिनके बारे में स्रोत में विस्तार से नहीं बताया गया है, लेकिन सामान्य इस्तेमाल के लिए ये तरीका बहुत प्रभावी और पॉपुलर है। ठीक है। अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। हमने ये तो देख लिया कि ये कैसे होता है, पर इसका महत्व क्या है? मतलब ये साधारण सा दिखने वाला रूपांतरण डेटा विश्लेषण की दुनिया में असल में क्या मायने रखता है? देखिए, इसका महत्व काफी गहरा है। पहली बात तो ये कि जैसा हमने पहले भी इशारा किया, ये डेटा को आजाद करता है। आजाद करता है? कैसे? मतलब जो डेटा पहले सिर्फ SAS के माहौल में ही आसानी से इस्तेमाल हो सकता था, वो अब पाइथन के विशाल इकोसिस्टम के लिए खुल गया है। अब आप उस डेटा पर अत्याधुनिक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगा सकते हैं। आप इंटरैक्टिव वेब डैशबोर्ड बना सकते हैं प्लॉटली या डैश जैसी लाइब्रेरी से, या पाइथन की हजारों अन्य लाइब्रेरीज हैं, उनका इस्तेमाल करके उसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये संभावनाओं का दरवाजा खोलता है। तो ये सिर्फ डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना नहीं है, बल्कि ये उस डेटा के साथ आप क्या-क्या कर सकते हैं उसकी संभावनाओं का विस्तार है। बिल्कुल, बिल्कुल। सोचिए, एक फार्मा कंपनी का उदाहरण लेते हैं। उन्होंने सालों तक क्लिनिकल ट्रायल का डेटा SAS में इकट्ठा किया है, जो कि कॉमन है। हाँ। अब वो उस डेटा पर कुछ नई AI तकनीकें लगाकर शायद कोई छुपे हुए पैटर्न खोजना चाहते हैं, और इसके लिए पाइथन ज्यादा बेहतर टूल माना जाता है। तो ये रूपांतरण क्षमता उन्हें ऐसा करने में सक्षम बनाती है, वरना वो डेटा शायद SAS में ही पड़ा रहता। सही बात है। तो ये विश्लेषकों को, डेटा साइंटिस्ट को सशक्त बनाता है। उन्हें अपने काम के लिए जो सबसे अच्छा टूल है उसे चुनने की आजादी देता है। उन्हें डेटा के स्रोत से बंधे रहने की मजबूरी नहीं रहती। और वो जो डेटा साइलो वाली बात आपने कही थी, ये उसे कैसे प्रभावित करता है? ये सीधे सीधे उन साइलोज को तोड़ने में मदद करता है। जब डेटा आसानी से अलग अलग सिस्टम्स के बीच आ जा सकता है, तो टीमें बेहतर तरीके से कोलैबोरेट कर पाती हैं, सहयोग कर पाती हैं। SAS टीम अपना काम कर सकती है, पाइथन टीम अपना, लेकिन वो एक ही डेटा सेट के या उसके वर्जन के साथ काम कर सकते हैं। अपडेट्स आसानी से शेयर कर सकते हैं। इससे पूरी विश्लेषण प्रक्रिया तेज होती है और ज्यादा कुशल भी। तो इसी को शायद वो भारी भरकम शब्द कहते हैं, अंतर संचालनीयता, इंटरऑपरेबिलिटी। हाँ बिल्कुल, इंटरऑपरेबिलिटी। ये सुनने में तकनीकी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बस यही है कि अलग अलग सॉफ्टवेयर और सिस्टम एक दूसरे से बात कर सकें, एक दूसरे का डेटा समझ सकें और उसे इस्तेमाल कर सकें। सही। और आज की दुनिया में जहाँ डेटा हर तरफ से आ रहा है, अलग अलग डिवाइस से, अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग क्लाउड प्लेटफॉर्म पर। हाँ, डेटा तो कहीं से भी आ सकता है। एग्जैक्टली। तो ये इंटरऑपरेबिलिटी पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है, और SAS7BDAT जैसी लाइब्रेरीज इसी जरूरत को पूरा करने वाले छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पुर्जे हैं इस बड़ी मशीनरी के। यह एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये लाइब्रेरी एक कितनी विशिष्ट, कितनी स्पेसिफिक समस्या का कितना सीधा समाधान देती है। ये दिखाता है कि ओपन सोर्स समुदाय कैसे वास्तविक दुनिया की चुनौतियों को पहचानता है और फिर उनके लिए ऐसे टारगेटेड यानी फोकस्ड उपकरण बना सकता है। निश्चित रूप से ये ओपन सोर्स की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। किसी ने ये जरूरत महसूस की, शायद अपने काम में ये दिक्कत झेली और फिर एक लाइब्रेरी बना दी, और अब दुनिया भर में कोई भी इसका फायदा उठा सकता है मुफ्त में। ये ज्ञान और उपकरणों का एक तरह से लोकतंत्रीकरण है, डेमोक्रेटाइजेशन। बिल्कुल। तो आज की चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि SAS डेटा सेट को पाइथन पैंडास डेटा फ्रेम में बदलने के लिए SAS7BDAT लाइब्रेरी एक बहुत ही कारगर और सीधा तरीका है। हाँ, प्रक्रिया सीधी है जैसा हमने डिस्कस किया। 1. पिप इंस्टॉल SAS7BDAT से इंस्टॉल करें। 2. पाइथन कोड में पांडास और SAS7BDAT से SAS7BDAT क्लास इंपोर्ट करें। 3. अपनी SAS फाइल का सही पथ बताएं। 4.
विद स्टेटमेंट का उपयोग करके SAS 7 वेरिएट ऑब्जेक्ट के साथ फाइल को सुरक्षित रूप से खोलें। 5. उस ऑब्जेक्ट पर .to_data_frame मेथड चलाकर डेटा फ्रेम बनाएं। 6. और फिर df.head जैसे कमांड से परिणाम जांच लें। एकदम। और हमने ये भी समझा कि ये जो तकनीकी प्रक्रिया है ये क्यों महत्वपूर्ण है। हाँ, ये डेटा को मुक्त करती है, विश्लेषकों को अपने पसंदीदा टूल इस्तेमाल करने की आज़ादी देती है, वो जो डेटा साइलोस की दीवारें हैं उन्हें गिराने में मदद करती है और टीमों के बीच सहयोग बढ़ाती है। ये सब आज के डेटा संचालित युग में बहुत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अब जाने से पहले हमेशा की तरह श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, कुछ सोचने के लिए। जरूर जरूर। ये रूपांतरण प्रक्रिया, जैसा हमने देखा, एक खास जरूरत को तो पूरा करती है, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करती है भविष्य में डेटा के साथ काम करना कैसा होगा। जैसे जैसे डेटा के स्रोत और विश्लेषण के उपकरण और भी ज्यादा विविध और भी ज्यादा फ्रैगमेंटेड होते जाएंगे, क्या हमें ऐसे और भी ज्यादा परिष्कृत, ज्यादा एडवांस्ड और शायद मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज्ड तरीकों की जरूरत पड़ेगी? मतलब स्टैंडर्ड तरीके जिससे डेटा किसी भी सिस्टम से किसी भी सिस्टम में जा सके। हाँ, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी खास रूपांतरण की जरूरत के, क्या ऐसा संभव होगा? और अगर होगा तो ये क्षमता डेटा विश्लेषण के पूरे क्षेत्र को, उसकी स्पीड को और उससे निकलने वाले जो निष्कर्ष हैं, जो इनसाइट्स हैं, उनको कैसे बदलेगी? वाकई एक गहरा सवाल है। डेटा की दुनिया तेजी से बदल रही है और ये देखना दिलचस्प होगा कि हम भविष्य में इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं और डेटा की जो असली शक्ति है उसका पूरी तरह से उपयोग कैसे कर पाते हैं। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी डुबकी यहीं समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।